अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही राहत दे चुका है। 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिल चुकी है उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वहीं अब सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के केस में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मुहर्रम की छुट्टी होने के बाद भी न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो देखिए, आज राहत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि पहले से ही ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अब सीबीआई मामले में उनकी पेशी है, सुनवाई होनी है इस पूरे मामले पर, और हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर एक बड़ी राहत मिले। और आम आदमी पार्टी ऐसा चाहती भी है, और आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिले। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा फोन कॉल पर जुड़ गए अमृत, जैसे ईडी मामले में राहत मिली है केजरीवाल को, क्या लगता है सीबीआई मामले में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा? प्रतिज्ञा, आज का दिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बड़ा ही अहम और बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि पहले ही ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। और आज जब हाई कोर्ट में सीबीआई मामले की जो है सुनवाई चलेगी, उसको लेकर के समझ लीजिए कि पहले ही जो कानून के जानकार हैं उनकी तरफ ये एक बात कही जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत में राहत मिल गई है, वही ग्राउंड वकील जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे और इस बारे में यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत दे सकता है तो फिर सीबीआई को इस मामले में दिक्कत क्या हो सकती है। अब ये मान के चले कि इस मामले में 2 जुलाई को सुनवाई हुई थी, तब जस्टिस नीना बंसल उन्होंने सीबीआई को नोटिस जारी किया था और 7 दिन के भीतर जवाब मांगा था। और इस मामले में लगातार जो है केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई थी कि उन्हें बेजा तरीके से जो है फंसाया जा रहा है, उनका जमानत उनका अधिकार है, हक है, और इस मामले में उन्हें मिलना चाहिए। सीबीआई लगातार इसका विरोध करती रही है। आज देखना है कि सीबीआई जो दलील सामने रखेगी जज के सामने, उसको कितनी हद तक एंटरटेन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, जब ये सुनवाई होगी तो उम्मीद है कि आप इस पर नजर बनाकर रखेंगे और आगे जो कुछ भी अपडेट होगा हम हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता दें, जहां एमपी के नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर आई है। अपात्र 66 कॉलेज के विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। परीक्षा के बाद करीब 10,000 स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया जाएगा। सीबीआई की जांच में 66 कॉलेज अपात्र पाए गए थे। सीबीआई की रिपोर्ट में 66 कॉलेज को अनसुटेबल लिस्ट में रखा गया था और अनसुटेबल कॉलेज के नाम सामने आने के बाद बच्चों के भविष्य पर जो तलवार लटकी हुई थी, अब सीबीआई ने हाई कोर्ट के निर्देश पर 308 नर्सिंग कॉलेज की जांच की। जांच में 169 कॉलेज मापदंड के अनुसार पात्र 66 और अपात्र 73 कॉलेज को कुछ कमियां पाई गई थी। तो देखिए, नर्सिंग घोटाले मामले में जो एक और बड़ा अपडेट आया और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये बहुत ही राहत बड़ी खबर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। सूरज, नर्सिंग घोटाला मामला जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरती रहती है, अब इस मामले में जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है। देखिए, निश्चित तौर पर लंबे अरसे बाद नर्सिंग को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। प्रतिज्ञा, जिस तरह से नर्सिंग के जो छात्र हैं उनके भविष्य पे ये तलवार लटकी हुई थी कि आखिरकार उनके भविष्य का फैसला कौन करेगा और क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से कई कॉलेज जो अपात्र थे, यानी मतलब जिस तरह से उसमें सुविधाएं होनी चाहिए थी उस तरह सुविधाएं नहीं थी, उन कॉलेजों को भी पात्र घोषित कर दिया गया था। उसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तमाम उन कॉलेजों की जाँच की, जिसमें से कई कॉलेज अपात्र पाए गए और कई कॉलेज पात्र पाए गए और कुछ कॉलेजों में कुछ कमियां पाई गई। ऐसे में जो कॉलेज अपात्र पाए गए उनके जो छात्र हैं कहां जाएंगे, उसको लेकर अब निर्णय आ चुका है। कहा यह जा रहा है कि जो अपात्र कॉलेज के छात्र हैं उन्हें अलग अलग नर्सिंग कॉलेजों में, लगभग 10,000 ऐसे छात्र हैं, उन्हें अलग अलग नर्सिंग कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो पाए। तो निश्चित तौर पर नर्सिंग में जो डिग्रियां ले रहे हैं जो छात्र हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है और राहत भरी खबर है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल। अब ऐसे में जब कांग्रेस सरकार को घेर रही थी, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या फिर सरकार की तरफ से किसी ने कुछ कहा है? देखिए, अभी तक ना तो सरकार की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया आई है, ना ही तो कांग्रेस की तरफ से ही इसमें प्रतिक्रिया आई है।
कांग्रेस लगातार इसलिए घेर रही है और आप भी जानती हैं किस तरह से फर्जीवाड़े का आरोप लगा, घूसखोरी का आरोप लगा और कांग्रेस विश्वास सारंग उस समय जो मौजूदा मंत्री थे उन विश्वास सारंग के इस्तीफा लगातार मांग रही है। तो कहीं न कहीं अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन छात्रों की जिस तरह से छात्रों के भविष्य के लग रहा था कि अधर में लटक जाएगा या उनकी डिग्रियां कैसे मिलेंगी, उसको लेकर जिस तरह से फैसला लिया गया है तो छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। बिल्कुल सूरज, राजनीति तो हर मुद्दे पर होती है, लेकिन छात्रों के लिए जो है वो राहत भरी खबर है, क्योंकि अब उन्हें जो कॉलेज अपात्र हैं उनसे निकालकर जो पात्र कॉलेज है वहां उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से दिल्ली रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ दिल्ली जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम और केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम मुलाकात करेंगे। विष्णुदेव साय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय और वहां पर वो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करेंगे और इनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा भी दिल्ली गए हैं। तो मुलाकात करेंगे माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय रेल राज्य मंत्री जी से। आज उनका मिलने का समय मिला है तो उनसे मुलाकात करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, सीएम जिस तरह से आज दिल्ली गए, उनके साथ दोनों ही डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री भी दिल्ली पहुंचे, क्या लगता है किस वजह से ये मुलाकात और ये बैठक होने वाली है? देखिए प्रतिज्ञा, दो इवेंट खास है। एक तो आगामी बजट सत्र जिसमें कि बजट का प्रस्तुतिकरण होना है और दूसरा जो की चीज है वो है मंत्रिमंडल का विस्तार। दोनों ही चीज़ों पर विस्तार न्यूज़ की नज़र बनी हुई है और मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा निकल गए हैं। देर शाम तक निकलेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साह और फिर पहुंचेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है, उनकी तमाम मंत्रियों के साथ बातचीत होनी है, गृह मंत्री से मुलाकात होनी है, इसलिए अटकलें बढ़ गई हैं। पहले भी जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल होगा, स्वाभाविक प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मध्य प्रदेश में हो ही चुका है, इसलिए संभावनाएं और जोर पकड़ ली हैं। दूसरी चीज है कि बजट आना है, बजट को लेकर किस तरह की योजनाएं हो, रेल मंत्री से चूंकि मुलाकात की बात है, अन्य मंत्रियों से तो विभागीय समन्वय की बात हो, और जो ऊपर भी बजट आना है, जो केंद्र सरकार का बजट है उस पर भी क्या कुछ छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर हो सकता है, राज्य की बेहतरी के लिए और क्या कुछ हो सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए जो है तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो पहुँच रहे हैं, मंत्री पहुँच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं और कुछ कार्यक्रम भी हैं और एक पुरस्कार भी मिल रहा है जो कि नगर निगम का पुरस्कार है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 5 जन के कार्यक्रम में भी शिरकत करना है, लेकिन बेहद जो खास 2 बिंदु हैं वो यही हैं। एक तो बजट सत्र छत्तीसगढ़ का, उसमें क्या कुछ हो रहा है, रेल के लिए क्या कुछ अच्छा हो विकास सकता के लिए है, आगे क्या कुछ केंद्र सरकार की योजना है, इस पर चर्चा हो सकती है। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए आपका। एमपी में संविदा पर रखे जाएंगे पटवारी और राजस्व निरीक्षक। लंबित राजस्व मामलों को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे, एमपी में संविदा पर रखे जाएंगे पटवारी और राजस्व निरीक्षक। लंबित राजस्व मामलों को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। रिटायर्ड पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को संविदा पर रखा जाएगा। तो एमपी में अब पटवारी जो है वो संविदा पर रखे जाएंगे। राजस्व निरीक्षक, लंबित राजस्व मामलों को लेकर सरकार ने ये फैसला किया है। रिटायर्ड पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को अब संविदा पर रखा जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला ये कि संविदा पर अब पटवारी रखे जाएंगे। राजस्व निरीक्षक, लंबित राजस्व मामलों को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। 18 तारीख से 45 दिन तक सभी किसानों को लेकर के किसी का नामांकन, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे, सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तौर पे जिला प्रशासन लगेगा। सबके अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। सूरज, एक और नर्सिंग के छात्रों के लिए अच्छी खबर आई, तो दूसरी ओर पटवारी और राजस्व निरीक्षक अब संविदा पर रखे जाएंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास?
देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा, ये खबर जो किसान हैं उनके लिए भी अच्छी है और जो राजस्व से जुड़े जिनके मामले लंबित पड़े थे उनके लिए भी अच्छी है। 18 जुलाई से सेना निवृत्त जो पटवारी हैं और जो राजस्व के निरीक्षक हैं उनको रखा जाएगा और पूरा काम यही देखेंगे। इसमें होगा क्या, जो राजस्व महाअभियान है प्रतिज्ञा, इसमें बंटवारा हो, नामांतरण हो या सीमांकन हो, ऐसे जो लंबित प्रकरण हैं उनका निपटारा किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ऐलान किया है, जिस तरह से उसको देखते हुए ये सारा काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो किसान है जिनको किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो पात्र किसान है उन्हें भी पात्रता की लिस्ट में लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर राजस्व के मामले ज्यादा देखे जाते हैं, खासतौर पर सीमांकन के मामले हों या फिर बंटवारे के मामले हों, लंबित पड़े रहते हैं, लंबी अवधि तक ये लंबित पड़े रहते हैं, जिसके कारण कोर्ट दर कोर्ट चक्कर लगाना पड़ता है, राजस्व अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं इन पर जो ये प्रकरण है इसे निपटाने में जल्दी आएगी प्रतिज्ञा। बिल्कुल, सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है इन लोगों को जिनको लेकर अभी तक लंबित थे मामले, अभी तक इन्हें जो है नियुक्त नहीं किया गया था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूरज। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी से जुड़ी कथित घटनाओं और विवाद के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। और यही नहीं, प्रदेश सरकार ने 20 साल पुराने कानून को सख्त कर दिया है। कुछ नियमों में बदलाव करते हुए अब पशु हत्या, मांस रखने और अवैध तरीके से गोवंश परिवहन पर 7 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार 2004 में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम लागू हुआ था। उसके 7 साल बाद 2011 में इस कानून में संशोधन किया गया। फिर 2014 में भी इसके लिए कुछ और नए नियम जोड़े गए, जिसके बाद अब 10 साल बाद चौथी बार संशोधन किया गया है। ये कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। तो वहीं रायपुर में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में लग गई है। मतदाता सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और इसी कड़ी में रायपुर ग्रामीण में भी मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सांसद निधि के 1 करोड़ रुपए रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को देने का ऐलान किया है और तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद दिया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रिपल इंजन सरकार की भी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बड़ा कार्यक्रम जो है विधानसभा में, देखिए पूरे देश में सभी लोकसभा क्षेत्रों में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी तक रायपुर लोकसभा के ये 5वें विधानसभा में है, अभी उत्तर 6वीं विधानसभा में होगा और अगले 2 दिनों में हम सभी 9 विधानसभाओं में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करेंगे। आज गृह विभाग की बैठक भी थी और उस बैठक के बाद एक लेटर जो आया है, आदेश आया है कि गौ तस्करी को लेकर सख्त कानून जो है वो पालन कर। जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास पर हम खरे उतर पाएं और इसके लिए रायपुर में जो गुंडे, बदमाश, मवाली, अतिक्रमणकारी ऐसे जो लोग हैं उनके प्रति पुलिस को सख्त होना चाहिए और रायपुर को अपराध मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि ये राजधानी है, उसके लिए पुलिस को कड़े कदम उठाना चाहिए। रायपुर को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रदेश को कड़े कदम उठाने चाहिए और इसको लेकर अब जो है वो बड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं और आज आदेश भी आ गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि पुलिस की धमक राजधानी सहित पूरे प्रदेश में दिखाई देनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। यूपी के सीएम योगी की आज मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, आपको बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता दें। उत्तर प्रदेश में आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होने वाली है, रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक भी अभी बीते दिनों ही हुई थी और इस दौरान भी कई जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई थी इस बैठक से और अब एक और बड़ी बैठक
मंत्रियों के साथ उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी आदर्श जी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। आदर्श, जिस तरह से ये बड़ी बैठक होनी है, उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब से बीजेपी की यूपी में सीटें कम हुई हैं लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी में सरकार वर्सेस संगठन की बातें चल रही हैं, यानी संगठन बड़ा है सरकार। इसको लेकर कई नेताओं के अलग अलग बयान दिए हैं और ऐसे में इसी कड़ी के तहत अभी 10 सीटों पर, जिन सीटों पर बीजेपी के सांसद जीत कर गए हैं, विधायक जो थे वो सांसद बने हैं, उसके बाद अब 10 सीटें खाली हुई हैं, उस पर उपचुनाव होना है, जिसमें फूलपुर, खैरा, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर समेत तमाम वो सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उस उपचुनाव में बीजेपी को कैसे बढ़त मिले, इस बात को लेकर मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ये फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कुछ तैयारियां उनके इलाकों में हो रही हैं, क्या कुछ बेहतर करने की जरूरत है और कैसे सरकार और संगठन का तालमेल, समन्वय बना रहे, इस बात को लेकर भी चर्चा होनी है। बिल्कुल आदर्श, आप नजर बनाकर रखिएगा इस बैठक पर। कोई भी बड़ी जानकारी मिलती है तो हम हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया आदर्श तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए, भिंड में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल मालनपुर नगर परिषद के एटलस चौराहे के पास नगर परिषद के ट्रैक्टर ट्रॉली से मरी गाय को बांधकर घसीटने का मामला सामने आया था, जिस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। जिस मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने सीएमओ को नोटिस जारी किया है और सीएमओ समेत 7 स्वच्छता श्रमिकों को सेवा से अलग कर दिया है। का मामला आया है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई है? विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मालनपुर नगर परिषद एरिया में एक मृतक गाय को ट्रॉली से बांधकर खींचने का समाचार प्राप्त हुआ है। इस संबंध में संज्ञान में आते ही सीएमओ मालनपुर को निर्देश दे दिया गया है। तत्कालीन जो कर्मचारी था जो उसके लिए जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए और उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं भिंड में जिले में 2 अलग अलग जगह संचालित मिनरल वाटर फैक्ट्रियों पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां इन फैक्ट्रियों पर नकली बिस्लरी समेत कई ब्रांडेड कंपनियों के हूबहू स्टिकर पानी की बोतलों पर लगाकर उनमें मिनरल वाटर फैक्ट्रियों पर पैक किया जा रहा था और बाजार में धड़ल्ले से इसे बेचा जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने मौके से 4500 खाली बोतलें और फर्जी एड्रेस लिखे हुए ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर बरामद किए। साथ ही फैक्ट्रियों से मिनरल वाटर के सैंपल लेकर दोनों फैक्ट्रियों को सील भी कर दिया। फूड विभाग के द्वारा कल कार्रवाई की गई। एक तो लावन में, ग्राम लावन है यहाँ पर भिंड में, और उसके अलावा गोलमी में, वहाँ 2 पानी की फैक्ट्रियाँ संचालित थी। उन फैक्ट्रियों पर, दोनों पर नकली रैपर जो होते हैं, बाहर से रैपर मंगा लिए गए थे। उन रैपर को, खाली बोतलों को भी बाहर से मंगा लिया गया था और वहाँ पर एक आरओ प्लांट लगा लिया था छोटा सा। उस प्लांट से पानी की बोतलों को फिल करके उन पर रैपर लगाए जा रहे थे नकली। सारी जो लगभग 4-5 हज़ार बोतल खाली मिली हुई हैं, तो उन सबको जब्त कर दिया गया है हमारे द्वारा, और रैपर हैं उनको भी जब्त कर दिया गया है। इससे वो अग्रिम कार्रवाई नहीं कर सकेगा और उनका लाइसेंस कैंसिल करके प्रतिष्ठान सील कर दिए गए। और इसी बीच इंदौर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बैंक लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान हो गई है। एक्स सर्विसमैन है आरोपी, बैंक में काम कर चुका है आरोपी और लूट में इस्तेमाल बाइक, रेनकोट भी बरामद कर लिया गया है। इंदौर पुलिस अब आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। तो देखिए, जिस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया था इस आरोपी ने, रेनकोट पहनकर, और ये घुसा बंदूक की नोक पर इसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान हो चुकी है और ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक्स सर्विसमैन बताया जा रहा है। बैंक में काम कर चुका है और लूट में जितने भी सामान का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने किया था वो सब पुलिस ने अब उन सबको जब्त कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तार भी कर सकती है इस युवक को। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, जिस तरह से बैंक में एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? जी प्रतिज्ञा, देखिए शुरुआत से ही विस्तार न्यूज़ मौके पर मौजूद था और जैसा कि हमारी बात हुई थी एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह से, तो उन्होंने बताया था कि जो आरोपी है वह एक्स सर्विसमैन हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे पुलिस ने अज्यूम किया। दरअसल उसने एक फायर किया था बैंक के अंदर
फायर करने के बाद जो कारतूस उसका राइफल से गिरा था उसे उठाकर उससे रख लिया था। इसके अलावा एक कारतूस और उसका गिरा था, उसे भी उठाकर रख लिया था। इसके अलावा जो बात सामने आई है, 315 बोर की बंदूक की पहचान हुई थी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। यानी सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर पुलिस के लिए बड़ा टूल बना है। तो जो 315 बोर की बंदूक होती है, सामान्यतः वो सिक्योरिटी गार्ड यूज़ नहीं करते हैं, वह बंदूक एक्स सर्विसमैन ही यूज़ करते हैं, सर्विसमैन को ही मिलती है, चाहे वो आर्मी का हो या मिलिट्री से हो, बीएसएफ से हो, तो उनके पास यह राइफल जनरली होती है। जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके पास 12 बोर की बंदूक होती है। तो यहाँ पर भी पुलिस को लगा था कि यह कोई एक्स सर्विसमैन हो सकता है। इसके बाद पुलिस की सबसे पहले नज़र उस इलाके पर गई जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्विसमैन रहते हैं। तो बाणगंगा वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्विसमैन रहते हैं और चंबल इलाके के लोग ज़्यादातर 315 बिल्कुल पुनीत, और इस मामले पर अब ये जानकारी भी मिल रही है कि जल्द ही पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है। जी बिल्कुल, आरोपी के पीछे पुलिस है, क्योंकि पुलिस ने उसके घर से कैश, यूज़ की गई बाइक, उसकी राइफल और वो रेनकोट बरामद कर लिया है जिसे पहनकर गया था। लेकिन वो घर पर ये सब सामान रखकर फरार हो गया था। उसके पीछे पुलिस की टीम लगी हुई है और काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है। दोपहर तक उसे पकड़ लिया जाएगा, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। हमारे पुलिस सूत्र भी ऐसा बता रहे हैं और शाम तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। लेकिन उससे पहले ही विस्तार न्यूज़ अपने दर्शकों को यह बता रहा है कि किस तरह से पुलिस ने भी इस पूरे काम में मुस्तैदी दिखाई है और कुछ एक कमियां आरोपी की रही है, जिसे पुलिस ने पकड़कर उसकी पहचान कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा कैश बरामद कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री भी। प्रतिज्ञा। बिल्कुल पुनीत, आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी हमारे दर्शकों को ये जानकारी भी जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए।